या जो पर्सन जॉब नहीं कर रहा तो वो बेरोजगार कहेंगे या उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? नहीं। जो पर्सन जॉब की तलाश में हो और उसे जॉब ना मिले उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स के वो पर्सन जो काम की तलाश में है लेकिन इसके बावजूद उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो अपने आप को ये कह सकता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट में हूँ या अनएम्प्लॉयड हूँ। अदरवाइज वो पर्सन जो जॉब करना ही नहीं चाहता तो वो जॉब करेगा भी नहीं, तो वो अपने आप को कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं कर सकता। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब एंड अनएबल टू फाइंड वर्क, कि वो जॉब की तलाश में है और अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, तो इन्हें क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड कहेंगे। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने निकाला है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है कि एक कंट्री में कितने परसेंट तक अनएम्प्लॉयमेंट है या कितने परसेंट तक रेशो है कि लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। मींस के हम ये कह सकते हैं कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स की तो हम ये कहते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ टोटल, कि हमने टोटल में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो एक परसेंटेज आ जाती है। तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट की परसेंटेज निकालेंगे तो हम उसके में ये कहेंगे कि टोटल लेबर फोर्स कितनी है और उनके अकॉर्डिंग रिलेटिवली कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है अभी। तो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। अब टोटल लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी आएगी और अनएम्प्लॉयड भी आएगी। मींस के पूरे कंट्री में जितनी भी लेबर है वो और उनमें से जो अभी तक अनएम्प्लॉयड लेबर है जो काम की तलाश में है लेकिन काम मिल नहीं रहा वो लोग भी और जो काम कर रहे हैं वो लोग भी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल लेबर फोर्स। और जो काम की तलाश में लेकिन काम मिला नहीं वो क्या कहलाएगी? अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो हमारे पास क्या निकल आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगा। अब अगर हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन होगा। ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन से मुराद ये है कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगी लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे अरसे तक वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होंगी शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह से है। एक होगी लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट और एक होगी शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट होगी अनएम्प्लॉयमेंट which arise for a long period and it's permanent in nature। और ये नेचर के अंदर क्या रहेगी? परमानेंट होगी। ये ऐसा नहीं है कि बस टेम्पोरेरी आई, ये परमानेंटली ऐसे ही रहती है और ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए है। अब अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी दो तरह की, एक शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट, एक लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन एम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी और ये परमानेंटली होगी और इसमें तीन काइंड्स हैं, तीन तरह से लॉन्ग रन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जिसे डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाएगा, एक होगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक हमारे पास होगी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मींस ये तीन तरह की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी जो लॉन्ग रन में होंगी। नंबर 1 पे डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट या इसका दूसरा नेम है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। मींस कि ये एक साइकिल होगा जो कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर मार्केट में आएगी और फिर एक अरसे के बाद 2 साल 4 साल 3 साल के बाद दोबारा फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होकर एम्प्लॉयमेंट में जाएगी, फिर एक ड्यूरेशन के बाद दोबारा फिर अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। तो ये एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वर्ड देखा जाए डिमांड डेफिसिट तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की एक रीजन है डिमांड डेफिसिट। मींस कि अगर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो ये
रीजन है इसकी, और वो रीजन है डिमांड डेफिसिट। यानी कि जब आपके कंट्री में डिमांड जो है वो डेफिसिट में जाती है तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जिसे आप कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि दोबारा एक दफा जब डिमांड डेफिसिट में गई है तो ग्रोथ में भी तो आएगी, जब ग्रोथ में आएगी तो मींस के एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर डेफिसिट में जाएगी, फिर ग्रोथ में आएगी। तो ये एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये रीजन क्या बनती है उसकी, डिमांड डेफिसिट। तो रीजन की बिहाफ पे भी इसको नेम दिया जाता है डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। तो मींस ये आई कैप ये भी नेम यूज कर सकता है, या नेम ये भी नेम यूज कर सकता है। अब ये हमने पढ़ा था डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर याद हो तो हमने केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। तो केन्जियन ये कहता था कि भाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ये कोई दो कर्व नहीं बल्कि एक ही कर्व है, और ये एक ही कर्व उस वक्त क्रिएट होता है कि जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है। यानी कि उसके लिए हमने कोरोना वायरस की एग्जांपल ली थी। तो यहाँ बुक में भी अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 की एग्जांपल ली गई है, कोविड-19 की, कि उस वक्त आपका पूरा कंट्री रिसेशन में था। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जो काम भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी परफॉर्म, वो कंट्री के अंदर एक वक्त के लिए क्या कर दी गई थी, स्टॉप। सिर्फ अगर चल रही थी तो वहां पर हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग वो भी पैरासिटिकल इंडस्ट्रीज जिसमें मेडिसिन वगैरह बनाई जा रही थी, बस वो कुछ हद तक चल रही थी। अदरवाइज जो मास्क थे वो भी बाहर से ही इंपोर्ट किए गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज जो थी वो टोटली बंद थी, और अगर इंडस्ट्रीज बंद थी तो इट्स मींस के जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो इंडस्ट्री से ही होगी, क्योंकि लोगों की डिमांड खत्म हो चुकी थी, लोग अपने घरों के अंदर रह चुके, बंद हो चुके थे, जिसे वो लॉकडाउन कह दिया था उन्होंने। दवा 144 लगा दी थी कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अब जब कोई बाहर नहीं निकलेगा तो डिमांड बेसिक नेसेसिटीज के अलावा सारी खत्म हो चुकी थी। जब सारी खत्म हो चुकी तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई। उस वक्त जो लोग वहां काम कर रहे थे उनको भी छुट्टी देके घर भेज दिया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। अब वो एक लंबे अरसे तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी कि 1 साल तक, फिर दरमियान में 3 माह दोबारा ओपन हुआ कंट्री, फिर दोबारा सर्दियां आई तो दिसंबर में फिर बंद हो गया, मार्च में जाके दोबारा, अप्रैल में दोबारा ओपन हुआ। तो मींस के 1.5-2 साल का गैप जो था वहां पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट में रहे, और जो कोरोना में अनएम्प्लॉयमेंट में थे अभी तक भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अभी तक भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं गए, अभी भी बेरोजगार मिले, दोबारा उनको कोई नौकरी नहीं मिली। जो पहले एडजस्ट थे, काम कर रहे थे, अपनी एम्प्लॉयमेंट में थे, लेकिन वायरस के बाद जब वो दोबारा जॉब के लिए गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई नए पर्सन आ गए, और अभी भी वो क्या है, जॉब की तलाश में। तो ये एक लंबे अरसे तक क्या रही आपकी रिसेशन रहा और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें वो कहता है कि व्हेन एन इकोनॉमी इज इन रिसेशन और ए पीरियड ऑफ लो ग्रोथ, और ऐसा पीरियड जिसमें ग्रोथ क्या होगी, वेरी लो, एग्रीगेट डिमांड में भी डेफिसिट, और एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी थी कि वो अपनी पोटेंशियल को भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। मींस आउटपुट इतनी कम थी कि आपकी एक्चुअल आपके पोटेंशियल से भी कम थी। जब पोटेंशियल से एक्चुअल कम होगा तो मींस के ये नेगेटिव आउटपुट गैप कहलाएगा, और अगर नेगेटिव आउटपुट गैप है तो इसको हमने नेम दिया था कि ये डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा या एंटी इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। और इस वक्त इकोनॉमी किसमें होगी, रिसेशन में होगी। ये चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर कंट्री में पोटेंशियल एक्चुअल से ज्यादा है, मींस एक्चुअल कम है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो मींस के आप अभी तक एक्चुअल पे खड़े हैं, आप इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे, तो मींस के आपकी कंट्री रिसेशन में है, एग्रीगेट डिमांड कम है, आप डिफ्लेशन में हैं और एंटी इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही चीज जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये कोई दो कर्व नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक आपकी इकोनॉमी अभी तक टोटल किसमें है, रिसेशन में। तो इस
टाइम पे लोगों की अगर डिमांड इंक्रीज हो रही थी तो आप प्रोडक्ट की प्राइस को किसी किस्म का इंक्रीज नहीं कर रहे थे। मींस कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिमांड थी तो आप इनकम जनरेट कर रहे थे, ये डी नोट इनकम नोट, फिर D3 इस पे इनकम 3 आप अर्न कर रहे थे, लेकिन प्राइस में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं किया था। वो कहते कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर लोग क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। इसके बाद फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उस वक्त तक आप एम्प्लॉयमेंट में लोगों को हायर नहीं कर सकते जब तक ये कर्व जो है वो इसमें हॉरिजॉन्टल ना हो, सॉरी वर्टिकली ना शिफ्ट हो जाए, या आप अपने पोटेंशियल को अचीव ना कर लें। जैसे आप अपने पोटेंशियल को अचीव करेंगे तो आप अब उसके बाद प्राइस लेवल को क्या करना शुरू कर देंगे, अप करना शुरू कर देंगे। तो उस वक्त जो रिसेशन का फेस आया था जहां पर इकोनॉमी आपकी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, जहां पर आप प्राइस लेवल को अप नहीं कर सकते थे बढ़ती हुई डिमांड की वजह से भी, तो वो सारे का सारा गैप क्या कहलाएगा, रिसेशन का। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये जो इसने एग्जांपल दी है ये इसने इंक्रीज की नहीं बल्कि किसकी दी है, डिक्रीज की। आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से किस में आना शुरू हो गई है, रिसेशन में। और एक फेज ऐसा है कि जहां बिल्कुल आगे क्या हो चुकी है कि आपकी प्राइस लेवल उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मींस के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर आप बिल्कुल यहां पर आ चुके हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं, बस एक लिमिट तक रोक दिया, अब प्राइस भी नहीं इंक्रीज करेंगे और लोगों की डिमांड भी यहीं तक ही है, मैक्सिमम यहां तक है रिसेशन। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर तो प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पीछे डिमांड उनकी कह रहा है कि नहीं है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की डिमांड है और प्राइस लेवल भी क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। तो ये इन चीजों को बनाने के लिए जो कुछ लोग जो हैं वो रोजगार पे हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए जो काम कर रहे थे, जैसे होटल्स पे काम हो रहे थे, रेस्टोरेंट ओपन होते थे लेकिन कुछ घंटों के लिए क्या रहना है, सिर्फ अंदर रहना है, वहाँ खाना बनाने वाले लोग थे, वो अभी एम्प्लॉयमेंट में थे। तो ये सिर्फ वो है जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक आपकी इकोनॉमी जो है ग्रोथ से रिसेशन तक आई है, इस दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट में आए हैं इनको आप कहेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या आप इन्हें क्या नेम देंगे, डिमांड डेफिसिट। डिमांड में कमी की वजह से, डिमांड में कमी की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में आए हैं उसे क्या कहेंगे, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद दूसरा जस्ट इसमें आपको नेम याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पे आता है डिमांड डेफिसिट। और ये डिमांड डेफिसिट कब जनरेट होगा, जब एग्रीगेट डिमांड में कमी होगी या इकोनॉमी ग्रोथ से किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, रिसेशन पे। तो ग्रोथ से रिसेशन तक आने में जो गैप जनरेट हुआ होगा, वो जितना भी गैप होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट का होगा और उसे आप कहेंगे साइक्लिक या डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कहता है कि इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज थ्रू इनएफिशिएंसीज इन द लेबर मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर जो लेबर है वो आए दिन एक से ज्यादा दूसरा एफिशिएंट मिल रहा है। जब एक से ज्यादा दूसरा एफिशिएंट मिलेगा तो जो इनएफिशिएंट है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा मार्केट के अंदर, तो क्या उसे लोग रखेंगे। अब जो कभी पहले मुंशी हुआ करते थे क्या वो अब के मुंशियों के बराबर हैं? जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे गए होते थे, चौधरियों के साथ होते थे कि ये कहेंगे इनके मुंशी हैं, क्या करते हैं, इनका हिसाब किताब करते हैं, जितनी भी आमदन है वो इनके पास होती है, जो खर्च किया गया है इनके पास है, बकाया जात इनको पता है, वसूली करनी है इनको पता है। ये सारे वहां लाइनें लगा के नेम लिखा होता है जी, मुश्ताक अहमद कितने जी, इसको इतने उधार दिए, इतने इसने दिए, बकाया जात कितने हैं, वसूल इतने करने हैं। ये नर्क है, मींस के खाते को कहते हैं कि जिसे आप करंट अकाउंट कहते हो, वहां तक कहा जाता था नर्क, चिल्लर नर्क, चलता खाता करंट अकाउंट। तो उनके अकॉर्डिंग ये नेम दिए जाते थे, जिन्होंने आईकॉम में पढ़ा है सरकारी
उसके अंदर चिल्लत खाता नेम दिया जाता है, चिल्लत नर्क लिखा जाता था। अगर किसी ने उर्दू मीडियम में किया, इंग्लिश में तो करंट अकाउंट ही है। वो एक 2-3 लाइनें हैं, उसके आखिर पे लिखा जाता है कि वसूली कितनी, और एंड पे कॉलम में बकाया जात होते थे कि इससे कितने पैसे वापस लेने हैं। तो ये एक वो मुंशी काम करता था। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट करता तो सिर्फ वही काम है, लेकिन ये किसके ऊपर करेगा? एक्सेल की शीट पे करेगा, ये सॉफ्टवेयर पे करेगा। इसमें ये डेबिट क्रेडिट एक साथ करता रहेगा और इसके साथ पता चलता जाएगा कि कितने पैसे लेने। वो अलग लिखते थे कितने पैसे दिए, कितने पैसे आए, एंड पे जाके कैलकुलेटर पकड़ते थे या उंगलियों पे हिसाब करके बता देना कि जी कितने फलाने देने हैं। वो लिख के सारे हिसाब करते थे। अब अगर वही पर्सन जो किसी चौधरी का मुंशी था, अगर किसी फर्म में जाए और कहे कि भाई मैंने 15 साल का मेरे पास हिसाब किताब का एक्सपीरियंस है, तो मुझे अपनी फर्म में जो है वो मैनेजर रख लेंगे? नहीं, वो मिसमैच हो चुका है। उसकी टेक्नोलॉजी थी पुरानी, अब जो आ चुकी है वो सॉफ्टवेयर वाली। तो ये मिसमैच की टेक्नोलॉजी है, तो भाई अब उसे या तो इस टेक्नोलॉजी से क्या करना होगा, सीखनी पड़ेगी, तो फिर वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट में आएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा। या कोई ऐसा चौधरी देखे जिसे ऐसा मुंशी चाहिए होगा, तो दोबारा जाके वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में आएगा। तो इसमें कहता है दिस ऑफ्टन अकर्स दैट अ मिसअलाइनमेंट